देखो कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कोड ऑफ एथिक्स, ठीक है। जल्दी से इसमें देखो, पहला पॉइंट क्या था हमारे पास कि कोई भी जो प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट है वो किसी भी दूसरे पर्सन को जो कि खुद कॉस्ट अकाउंटेंट ना हो या पार्टनरशिप में ना हो या उसके द्वारा एम्प्लॉयड ना हो, उसे अपने नाम का यूज करने देता है तो वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आएगा, यानी अपना नाम यूज करने के लिए नहीं दे सकता वो। फिर सेकंड क्या था, सेकंड और थर्ड थे कि शेयरिंग बेसिस पर वो वर्क नहीं ले सकता कि भाई किसी भी पर्सन से जो कि कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस नहीं है या लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड पार्टनर नहीं है आप क्या नहीं कर सकते, ना तो उससे बिजनेस ले सकते हो कि भाई आप उसे फीस शेयर करोगे, या फिर आप उसे बिजनेस, मतलब दोनों ही चीजें अलाउड नहीं है, फीस को शेयर करना और किसी दूसरे पर्सन से फीस को क्या करना, रिसीव करना। फिर नेक्स्ट क्या था, पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकते हो आप किसी भी पर्सन के साथ जो मेंबर नहीं है, उसमें किसी भी प्रकार की अपनी जो ये प्रोफेशनल सर्विसेज हैं आप उसके लिए पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकते हो। ऑब्टेनिंग बिजनेस फ्रॉम अदर्स, आप किसी भी दूसरे पर्सन से, आपके पार्टनर और एम्प्लॉई के अलावा किसी भी पर्सन से आप बिजनेस को क्या नहीं कर सकते हो, प्राप्त नहीं कर सकते हो, ऑब्टेन नहीं कर सकते हो। और उसका रीजन मैंने आपको बताया था कि हमारा कोड ऑफ एथिक्स का ये मानना था कि अगर आप अपने पार्टनर के अलावा किसी से भी क्या ले रहे हो, अगर आप कोई वर्क ले रहे हो तो पक्का पक्का वो कमीशन के बदले में ही आप ले रहे होगे, तो इसलिए इसको भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना। आप किसी भी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट, कोई भी सर्कुलर, कोई भी पर्सनल कम्युनिकेशन अपने क्लाइंट्स के लिए नहीं कर सकते हो, क्लाइंट्स को इनवाइट करने के लिए। एंड द लास्ट वन, आप अपनी प्रोफेशनल सर्विस या कोई भी ऐसा डेजिग्नेशन जो आपके पास कोई, हाँ तो वो लिखूंगा और वो कैसे करूँगा, अरे लिंक नहीं भेजा, एक बार लिंक भेज दो ना ग्रुप पे। ठीक है, तो आप अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज जो हैं आप उसका क्या नहीं कर सकते हो, एडवर्टाइजमेंट या कोई भी ऐसा डेजिग्नेशन जिसके लिए आपके पास कोई ऑथराइज्ड डिग्री नहीं है। भाई आपने कोई बहुत अच्छा काम किया, ठीक है, लेकिन आपके पास उसकी डिग्री नहीं है, लेकिन भले ही आपने वो वर्क परफॉर्म किया तो उसका भी एडवर्टाइजमेंट आप नहीं कर सकते हो। तो ये बातें हमने कल की क्लास में डिस्कस कर ली थी और ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि ये आपने जो 7 पॉइंट पढ़े हैं ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है, कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस के ऊपर थे ये। अब हम आएंगे आज के दूसरे पॉइंट पर कि जो कोई भी कॉस्ट अकाउंटेंट मेंबर है प्रैक्टिस के अलावा, भाई अदर देन प्रैक्टिस, उसके ऊपर फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 2 लगेगा आपका। यहां पर कुछ कोड ऑफ एथिक्स बताए गए जो किसके ऊपर लगेंगे, मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट अदर देन अ मेंबर इन प्रैक्टिस, यानी जो प्रैक्टिस में नहीं है उनके लिए, यानी जो जॉब में है, ठीक है। शेयरिंग फीस और प्रॉफिट्स विद अदर्स, कोई भी कॉस्ट अकाउंटेंट अगर पे करता है या एग्री टू पे करता है कोई भी प्रॉफिट या फीस किसी भी पर्सन को इन रेस्पेक्ट टू एम्प्लॉयमेंट अंडरटेकन बाय हिम, क्या मतलब हुआ इसका बताओ। केवल 2 पॉइंट इन्होंने लिए, प्रॉफिट को शेयर करना और प्रॉफिट को क्या करना, रिसीव करना। बताओ, कुछ सोचो कि मतलब किस तरह से ये पॉइंट बना। देखो रिसीव का तो बहुत इजी है भाई, रिसीव का तो ये है कि मान लो मैं प्रैक्टिस में नहीं हूं और मैंने क्या किया, मैं जॉब में हूं और मैंने सामने वाले को ये बोला कि मैं तुम्हें वर्क दिलवाऊंगा और मुझे क्या दे देना, तुम शेयर दे देना,
तो रिसीविंग फीस का तो ये पॉइंट हो गया, तो वो तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अब ये वाला पॉइंट पढ़ो और बताओ, कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्या, क्या मतलब है इसका? शेयरिंग फीस और प्रॉफिट्स विथ अदर। हाँ नहीं, लेकिन अब इसने लिखा क्योंकि तो जॉब में है, ये तो प्रैक्टिस में वैसे ही नहीं है। हाँ इसका जो एम्प्लॉयर है उससे ले नहीं सकता। हाँ, मतलब इससे नहीं, किसी और से भी नहीं ले सकता भाई। जैसे क्या होता है, मान लो फॉर एग्जांपल, देखो इसमें होता क्या है कि जैसे आप एक कॉस्ट अकाउंटेंट हो, आप एक सीएमए हो, दो चीजें बात करते हैं, एक बार पहले सेकंड वाला बता रहा हूं, फिर उसी से फर्स्ट वाले पर आना। अब आपने क्या किया, आप जॉब में हो, ठीक है, आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हो ना, उसके ऊपर मान लो कोई डिमांड आ गई, एक्साइज ड्यूटी की डिमांड नोटिस या कुछ भी आ रहा है। आपने क्या किया, एक लॉयर से कॉन्ट्रैक्ट किया कि ये जो डिमांड नोटिस आया है, ये केस आया है, ये कोई स्क्रूटनी आई है, ये मैं तुझे दिलवा दूंगा, ये मैं तुझे दिलवा दूंगा, और तू इसके बदले में मुझे क्या दे देना, कुछ फीस दे देना। तो भले ही आप जॉब में हो, बट आप मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट हो, तो प्रोफेशनल एथिक्स के अगेंस्ट है ये। तो सेकंड पॉइंट तो ये रिसीव की बात कर रहा है। अब फर्स्ट पॉइंट में ये पेमेंट की बात कर रहा है। यानी क्या होता है, जैसे मान लो ये बोल रहा है कि इफ एनी कॉस्ट अकाउंटेंट पे और एग्री टू पे शेयर ऑफ प्रॉफिट और फीस टू एनी पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडरटेकन बाय हिम। अब देखो इसको, इसमें बेसिकली तीन पार्टी इन्वॉल्व हो गई। ये सीएमए हो गया जो जॉब में है, और इसको नहीं। अब समझना, देखो क्या होता है कि आप जॉब में हो और ये एक सीएमए प्रैक्टिस है और ये क्लाइंट है, तीन पार्टी अब हमारे पास हो गई, ठीक है। अब पॉइंट क्या हो रहा है कि जो व्यक्ति जॉब में है, अगर उसके पास कोई काम आया, यानी आप समझो क्या लिखा है, इन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडरटेकन बाय हिम। आपने कोई काम लिया, इस क्लाइंट से आपके पास कुछ काम आया जो जॉब में है। अब प्रॉब्लम क्या है, आप जॉब में हो तो आप तो कर नहीं सकते, लेकिन आपके कॉन्टैक्ट थे तो आपके पास क्या आ गया, काम आ गया। अब आपने क्या किया कि इस सीएमए को क्या बोला कि भाई ये काम नहीं, ये तो उल्टा हो जाएगा, उल्टा बोल गया मैं, उल्टा बोल गया, सॉरी। क्लाइंट ने इसको काम दिया है, क्लाइंट ने काम किसको दिया है, इसको दिया है। इसके पास क्या नहीं था, टाइम नहीं है, या ये नहीं करना चाह रहा, इसने क्या कर दिया, इसको स्विच ओवर कर दिया, जो कि प्रैक्टिसिंग में नहीं है। तो वैसे ही हो रहा है। हाँ, तो भाई आप अगर कोई भी, ये तो दोनों रिसीव के हो गए ना। हाँ। मैं तो पेमेंट का बता रहा था, एक मिनट रुको, पेमेंट में क्या गड़बड़ हो गई। आपने कोई काम लिया, उसकी फीस मिली, वो आप शेयर नहीं करोगे। हाँ, तो पहले वाला ही सही था ना, फिर तो रिकॉर्ड हो रही है ना, एक मिनट रुको, हाँ हो रही है। देखो मैं इसको वापस बनाता हूँ। ये भाई प्रॉब्लम ये है, फीस आपको मिल रही है और आप किसी को शेयर नहीं कर सकते हो, यानी बात यही थी। इसका मतलब हो गया ना, आपने फीस लेके कोई काम करवाया, हाँ, किसी और से आपने ये लेकिन काम किसी और से कराया, बिल्कुल, तो आप उसको शेयर नहीं कर सकते। हाँ, ये वही चीज हो गई ना। क्लाइंट तो मेरे पास आया था, अब मैं जॉब में था तो मैं तो काम कर नहीं सकता था। हाँ, क्लाइंट की नज़र में तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने ये काम किसी और को दे दिया और क्लाइंट की फीस को इसके साथ शेयर कर लिया, तो वो अलाउड नहीं है भाई। रिसीव करना अलाउड नहीं है और पे करना अलाउड नहीं है। ये दोनों चीज़ें इन्होंने बोली हैं, किसके लिए, जो मेंबर प्रैक्टिसिंग नहीं है
वो ये काम नहीं कर सकता। ना तो वो किसी लॉयर या कॉस्ट अकाउंटेंट से किसी काम को करने की फीस ले सकता है, और ना किसी क्लाइंट के काम करवाने के बदले में वो किसी भी दूसरे पर्सन के साथ क्या कर सकता है, उसकी फीस को शेयर कर सकता है। बोलो आगे क्या? अब ये दोनों पॉइंट समझ में? वापस से देख लेना। पहला पॉइंट ये बताया मैंने, इस सीएमए के पास जिस कंपनी में ये जॉब कर रहा था उसने एक लॉयर को कोई केस दिलवाया, और लॉयर को जो फीस मिलनी थी उसने एग्रीमेंट कर लिया कि इसमें से कुछ मुझे दे देना, तो ये जो रिसीविंग फीस है नॉट अलाउड। दूसरा केस, शेयरिंग प्रॉफिट विद अदर्स इज नॉट अलाउड। आपको कोई प्रॉफिट हुआ, कोई क्लाइंट, आप भाई क्लाइंट के लिए तो आप जानकार हो, उसने काम आपको दिया, आपने उससे फीस ली और वो काम किसी दूसरे से करवाकर और उस फीस का कुछ हिस्सा क्या करवा लिया, शेयर करवा लिया। तो आप जॉब में हो, आपने दूसरे से काम करवाया अगेंस्ट द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और फीस, तो ये भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा। तो 2 पॉइंट इन्होंने कवर किए, किसके लिए? जो जॉब में है, यानी जो किसमें नहीं है, आपके प्रैक्टिसिंग में नहीं है। तो एथिक्स के अलावा तो वायलेशन ही हो गया ना, क्योंकि आप बिना प्रैक्टिस वाले से कोई काम करवा ही नहीं सकते, और इसमें बिना प्रैक्टिस वाले से आप काम करवा रहे हो। नहीं, क्यों नहीं करवा सकते? तो बिना प्रैक्टिस वाले से आप सीएमए का अपना काम कैसे करा सकते हैं? प्रैक्टिस नहीं, ये तो प्रैक्टिस वाला है ना। ये आपने जिसने नहीं, क्लाइंट ने तो इसको दिया। समझो आप, ऐसे हुआ, मेरा कोई क्लाइंट है, ठीक है, मैं तो जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, आप मेरे पास आए, मैंने कहा यार मैं करवा दूंगा ना तेरा काम, छोड़ तू। तो होता है ना, बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ में तो होता ही है भाई। मैं तो जॉब में हूं, बट मेरे नोन में तो बहुत होंगे ना सीए इन प्रैक्टिस, तो आप तो मुझे जानते हो। मैंने आपको क्या बोला कि भाई तू ऐसा करना, तू तो मुझे 10,000 रुपये दे देना, तेरा ये काम हो जाएगा। तो मेरे और आपके बीच में हो गया। अब मैं तो कर नहीं रहा हूं, मैंने क्या किया, अब आपने किसी स्टूडेंट को बोला जो प्रैक्टिसिंग में था, मैंने कहा यार एक फाइल आई है, अब ये कर दो, ले लेना से 6-7 हज़ार रुपये। तो मैंने जो क्लाइंट बनाया, मैंने उसको, क्योंकि भाई क्या होता है ना, देखो एक्चुअली में ये इसलिए होता है ना, मैं सोचूंगा यार क्लाइंट तो मेरा है, मेरे सोर्सेज से आ रहा है, तो मेरे को तो कुछ मिल ही नहीं रहा। फिर प्रैक्टिकली तो देखो ऐसा होता है, अपन अगर प्रैक्टिकली बात करें तो बिल्कुल होता है। आज मेरे पास अगर मान लो कोई क्लाइंट आएगा, मुझे नहीं करनी है ऑडिट, मैं प्रैक्टिसिंग में नहीं हूं, मैं क्यों छोड़ूंगा? मैं दूसरे सीए को बोलूंगा यार तुम कर दो, बताओ कितने रुपए लोगे, कितने चार्जेस लोगे, और बस उसको चार्ज दे दूंगा, इधर से लूंगा इधर दे दूंगा, और बहुत होता है। तो वो ये बोल रहे हैं कि भाई एक्चुअली में तो ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, सारी बातें आप ले ही नहीं सकते, ठीक है। तो जो जॉब में है, सेकंड पॉइंट कौन सा, ये वाला सेकंड है जो मैंने समझाया। सेकंड में वापस दोनों का बता देता हूं, देखो मैं दोबारा बता देता हूं आपको। देखो पहले मैं इसका एग्जांपल बोल रहा हूं रिसीविंग फीस का, ठीक है। हाँ साक्षी, में दोनों ही बता। देखो रिसीविंग फीस का मतलब का एग्जांपल क्या हुआ, देखो ये एक सीएमए है जो एक्स लिमिटेड में काम कर रहा है, अपॉइंटेड इन एक्स लिमिटेड है, यानी मेंबर तो है बट नॉट इन प्रैक्टिस। अब क्या हुआ, इस एक्स लिमिटेड के पास कोई डिमांड नोटिस या कोई स्क्रूटनी फंस गई, इसे एक लॉयर की जरूरत है या टैक्स कंसल्टेंट की जरूरत है, मान लो लॉयर की रिक्वायरमेंट है। अब ये सीएमए है और ये एक लॉयर है, ठीक है। अब इस सीएमए ने इस लॉयर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं तुम्हें इस एक्स लिमिटेड का केस दिलवा दूंगा, मैं तुम्हें इस एक्स लिमिटेड का केस दिलवा दूंगा और तुम्हारी फीस बनवा दूंगा 50,000 रुपए, इसका 20% तुम मुझे दे देना। तो ये बोल रहा है कि अगर आप किसी भी प्रकार की फीस जो कि किसी दूसरे प्रोफेशनल पर्सन को उसके काम के लिए मिल रही थी और आप उसको रिसीव करते हो, तो ये प्रोफेशनल, हाँ ये रिसीविंग का बिल्कुल, तो ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आ जाएगा। आपने इस लॉयर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई ये के कंपनी में मेरा तो भाई मानती है, कंपनी मैनेजमेंट मेरी बात मानता है, मैं तुम्हें दिलवा दूंगा और तुम मुझे इसका 20% दे देना।
ठीक है, हाँ चलिए नेक्स्ट। अब फर्स्ट स्केड्यूल पार्ट 3 उन प्रोफेशनल मिसकंडक्ट को बताएगा जो दोनों के लिए एप्लीकेबल है, वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट। यानी अगर आप इस सीएमए इंस्टीट्यूट के मेंबर हो तो आपके ऊपर इसका रूल एप्लीकेबल होगा। यानी ये एथिक्स माने जाएंगे जैसे ही आप क्या हो जाते हो, मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट बन जाते हो, वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट। क्या बोला? सबसे पहला फेलो मेंबर, देखो, एक्ट एज अ फेलो मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट नॉट हैविंग अ फेलो मेंबरशिप। देखो, जब आप डिग्री लेते हो ना तो सबसे पहले आप ACMA बनते हो या ACA बनते हो, फिर उसके बाद आपके पास डिग्री का वो चेंज होता है और आप FCA या आप बन जाते हो FCMA आफ्टर 5 इयर्स। अब ये बोल रहा है कि आपके पास अभी तक फेलो मेंबरशिप नहीं आई है, फिर भी आप लोगों के सामने क्या बोल रहे हो, मैं तो FCA हूं, मैं तो FCMA हूं। तो ये करना अलाउड नहीं है जब तक आपके पास फेलो मेंबरशिप नहीं है। आप फेलो मेंबर्स का ना तो नाम का यूज कर सकते हो, ना ही आप ये कहीं भी वो कर सकते हो, बता सकते हो कि भाई मैं फेलो मेंबर हूं। दूसरा, नॉन फर्निशमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। अब समझो, अगर आपके इंस्टीट्यूट की काउंसिल ने और उसकी कमिटी ने आपसे कुछ इंफॉर्मेशन मांगी तो आपको वो इंफॉर्मेशन उसे क्या करना है, सबमिट करना है। जैसे कई बार क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। ये मान लो CA का एक केस बताता हूं। ये CA है और ये इसका क्लाइंट था। इस क्लाइंट ने कुछ फर्जी काम किया या जो भी किया और इसके थ्रू उसने मनी को क्या करवाया, आगे पास करवाया। अब क्या हुआ, ये पकड़ा गया, इसके ऊपर कुछ कार्रवाई हुई, तो क्या हुआ, CA इंस्टीट्यूट के पास इंक्वायरी आई थी पहले। तो CA इंस्टीट्यूट इसको बाउंड कर सकता है कि भाई आप क्या करोगे, कुछ इंफॉर्मेशन सबमिट करो कि भाई ऐसा ऐसा क्या हुआ है ये। तो इंस्टीट्यूट ने, या फिर क्या होता है कई बार आपने अगर सुना हो CMA का, तो मुझे नहीं पता, CA में जो CPRs होते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेने वाले को कुछ आर्स कलेक्ट करने पड़ते हैं CPRs के नाम से, ठीक है। अब मान लो इसकी डिटेल आपसे CA से मांगी गई। अब आप चाहे जॉब में हो चाहे प्रैक्टिस में, सबको लेने होते हैं, बट डिफरेंस होता है कि किसी को कम किसी को ज़्यादा। अब इंस्टीट्यूट ये चाहता है कि आप इसकी पूरी नॉलेज, पूरी हमें इंफॉर्मेशन दो कि आपने ये CPRs कहाँ से और कैसे एक्यूमुलेट किए हैं। तो यू हैव टू सबमिट। अब यहाँ पर इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आप मेंबर हो, मतलब आप जॉब में हो या प्रैक्टिस में हो। आपकी काउंसिल आपसे क्या मांग रही है, कोई इंफॉर्मेशन सप्लाई करने को बोल रही है, तो देन यू हैव टू सप्लाई द इंफॉर्मेशन। नहीं करते हो तो इमीडिएटली इसे क्या मान लिया जाता है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मान लिया जाता है। फॉल्स इंफॉर्मेशन फॉर ऑब्टेनिंग द वर्क, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। अगर आपने कोई भी टेंडर, कोई भी बिड, कोई भी काम लेने के लिए अगर क्या प्रोवाइड की है, फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, भाई आपने जो चीज़ आपके पास नहीं है आप वो बता रहे हो, तो फॉल्स इंफॉर्मेशन के द्वारा अगर आप कोई भी वर्क लाते हो तो ये आपका क्या माना जाएगा, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में माना जाएगा। तो 3 बातें इन्होंने यहाँ पर लिखी हर उस व्यक्ति के लिए जो चाहे जॉब में हो या चाहे वो प्रैक्टिस में हो। पहला, फेलो मेंबरशिप का नाम का यूज तभी कर सकते हो जब आपके पास वो मेंबरशिप हो, अदरवाइज आप फेलो मेंबरशिप की तरह से एक्ट नहीं कर सकते। दूसरा, अगर आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है इंस्टीट्यूट के द्वारा या उसकी काउंसिल या उसकी किसी भी कमिटी के द्वारा, तो यू हैव टू सप्लाई द इंफॉर्मेशन। आपको वो इंफॉर्मेशन सबमिट करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आ जाओगे। और तीसरा, काम को पाने के लिए
किसी भी प्रकार के वर्क को पाने के लिए अगर आप किसी भी तरह की फॉल्स इंफॉर्मेशन क्या करते हो, सबमिट करते हो, तो वो भी आप क्या माने जाओगे, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आओगे। तो ये पार्ट 3 में आ गया। फिर कुछ अदर मिसकंडक्ट आते हैं, ये भी दोनों पर लगेंगे, वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट। पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। अगर मान लीजिए कोई भी पर्सन जो इंस्टीट्यूट का मेंबर है लेकिन उसके खिलाफ कोई भी सिविल या क्रिमिनल कोर्ट में केस चला और उसके लिए उसे सजा मिली है नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ, 6 महीने से कम और 6 महीने से ज्यादा। पिछली बार भी हमारा इसमें डिस्कशन हुआ था कि ज्यादा वाला वो आगे कवर किया है इन्होंने। मतलब एक्चुअली में रूल ये बन गया, 6 महीने से ज्यादा है तो स्केड्यूल 2 के तहत आप क्या हो जाओगे, प्रोफेशनली मिसकंडक्ट। और अगर 6 महीने से कम है तो वो फर्स्ट शेड्यूल में पार्ट 4 में आ जाओगे आप। 6 महीने तक ना? हाँ, नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ मतलब 6 महीने तक की अगर आपको सजा मिली है तो आप इस पार्ट 4 ऑफ स्केड्यूल 1 के तहत क्या हो जाओगे, प्रोफेशनली मिसकंडक्ट। देखो मैं आपको नीचे बताता हूं, यहां पे मोर देन 6 मंथ भी एक जगह था। अरे ज्यादा कैसे रह गया, ये रहा ना सबसे लास्ट शेड्यूल 2 का पार्ट 3। लास्ट लाइन। हाँ, फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 6 मंथ। तो यानी नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ में तो हम चले गए शेड्यूल 1 पर, पार्ट 4। पार्ट 4 पर। और जब ज्यादा वाली लाओगे तो अपन इधर आ जाएंगे। ठीक है, तो वापस से सुनना, फर्स्ट स्केड्यूल पार्ट 4 में ये क्या बोल रहे हैं कि अगर किसी भी मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट, जो आप मेंबर हो आप इंस्टीट्यूट के, अगर आपके ऊपर कोई भी सिविल या क्रिमिनल ऑफेंसेस प्रूफ हो गया और उसके लिए आपको क्या मिली है, सजा मिली है नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ, तो आप प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आओगे। और दूसरा, डिसरेपुटेट द प्रोफेशन, यानी आपने कोई भी ऐसा काम किया है, अब भले ही वो आपके प्रोफेशनल वर्क से रिलेटेड ना हो, प्रोफेशनल से बाहर आकर भी इंस्टीट्यूट ने कोड ऑफ एथिक्स बना रखा है, आप मेंबर हो, आप सीए हो, अब आप कोई भी ऐसा काम करते हो जिससे काउंसिल को लगता है कि आपके प्रोफेशन की आपने क्या की है, डिसरेस्पेक्ट की है, तो भी आपको प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मान लिया जाएगा। भाई भले ही आपका वो प्रोफेशनल वर्क नहीं था, लेकिन फिर भी ये माना गया कि आपने, आपके उस काम को करने की वजह से इंस्टीट्यूट के ऊपर एक सवाल उठ गया कि भाई आपने कैसे लोगों को क्या बना दिया, सीएमए बना दिया या सीए बना दिया। भले आपने प्रोफेशनल वर्क में कोई गड़बड़ नहीं की है, लेकिन फिर भी उन्होंने क्लॉज जोड़ा हुआ है कि भाई अगर इंस्टीट्यूट की काउंसिल को ये लगता है कि आपने कोई भी ऐसा काम किया है जिसकी वजह से इंस्टीट्यूट पर या आपके प्रोफेशनल पर्सन्स पर किसी भी प्रकार की उंगली उठती है या उनकी डिसरेस्पेक्ट होती है, डिसरेपुटेशन में आते हो, तो इमीडिएटली आपके ऊपर कोड ऑफ एथिक्स का क्लॉज लग जाएगा और आप गिल्टी माने जाओगे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के। बताइए, एक बार फटाफट से 5 मिनट में आप पढ़ लो ये सारा, कोई भी पॉइंट पूछना हो, क्योंकि देखो इसका क्वेश्चन एक कंफर्म आएगा, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कौन से शेड्यूल का कौन सा पार्ट है और उसमें क्या पॉइंट है। ये फिर भी इजी है, इसमें तो 2-2 3-3 ही है, वो 7 पॉइंट याद रखने हैं। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है 2nd और 5th वाला ही है। हाँ, शेयरिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग बिजनेस। मतलब मैं तो एक चीज बता रहा हूँ, देखो शेयरिंग प्रॉफिट में आपको दोनों ही चीजें हैं, मेंबर हो, अब प्रैक्टिस में हो या नहीं हो, दोनों डिसअलाउड है। आपको याद क्या रखना है, अगर प्रैक्टिस में आ रहे हो तो शेड्यूल 1 का पार्ट 1 लग रहा है, और अगर आप मेंबर नहीं, मतलब प्रैक्टिस में नहीं हो तो पार्ट 2 लग रहा है। थोड़ा सा ऐसे ही आपको समराइज याद रखनी पड़ेंगी ये चीजें, क्योंकि इसमें मार्क्स इसी बात के मिलेंगे। अगर आपने शेड्यूल उल्टा लिख दिया, पार्ट उल्टा लिख दिया, तो आगे पढ़ा ही नहीं जाएगा आपका आंसर। बस पार्ट का ही है। हाँ, बस पार्ट का ही तो चेंज है ना।
बोलो क्लियर है? तो इसमें ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि जैसे अपन से पूछे कि वायलेशन क्या है और एथिक्स मिसकंडक्ट क्या है। नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी question कोड ऑफ होगी, एथिक्स दोनों में same होगा हाँ कि नहीं violation और नहीं, misconduct। यहाँ पर क्वेश्चन जो बनेंगे ना वो 3 ही तरह के बनते हैं आपके। एक तो केस स्टडी बनेगी कि आपको एक सिचुएशन दे देगा और अब ये पूछेगा कि क्या ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा रिवर्स तरीके से, मतलब आपको एक स्टेटमेंट दे देगा, ठीक है। अब वो ये बोलेगा कि भाई स्केड्यूल 2 पार्ट 2 के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं है या प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, और या फिर वो ये पूछेगा मिसकंडक्ट की लाइन देकर कि ये किस स्केड्यूल के किस पार्ट में आता है। उसमें ज्यादा गलतियां होती हैं, बल्कि कि भाई एक वो दे दिया कि भाई इसके अकॉर्डिंग ये मिसकंडक्ट है कि नहीं, क्योंकि केस स्टडी में तो क्या होगा, पढ़ोगे ना तो कोई सा भी स्केड्यूलर वो है वो पता लग जाएगा। और वैसे भी नहीं एग्जाम में तो कई बार उल्टे आते हैं, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के बिना वाला क्वेश्चन आए, मतलब 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 में से मान लो आपके पास 9 अटेम्प्ट में क्वेश्चन आएगा कि वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में है, गिल्टी है। एक क्वेश्चन अचानक से ऐसा आएगा किसी पेपर में वो नहीं होगा, लेकिन हमने तो ये मान रख हाँ हमने तो एक वो मान रखा होता है ना कि हमारे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो वो मिसकंडक्ट में आएगा ही आएगा, तो उसको बस पढ़ना बहुत ध्यान से। चलो अब देखो सेकंड स्केड्यूल पार्ट 1। अब ये बड़ा पॉइंट्स बहुत ज्यादा हैं, किसके ऊपर लगेगा, कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस के ऊपर ही एप्लीकेबल होगा। एक्चुअली में क्या था, इसमें ना 2 कैटेगरी बनाई थी इन्होंने, जिनको हाईली मिसकंडक्ट माना जाता है, और हाईली मिसकंडक्ट में तो क्या होता है इमीडिएटली आपको टर्मिनेट कर दिया जाता है, लाइसेंस कैंसिल आपका। बिल्कुल। और वो अपना कौन सा शेड्यूल 1 या शेड्यूल 2? शेड्यूल 1। और शेड्यूल 2 में क्या होता है कि वो कुछ समय के लिए सस्पेंड करते हैं आपकी डिग्री को, टर्मिनेट करते हैं बेसिकली। तो ये इस हिसाब से इन्होंने शेड्यूल्स बनाए थे। देखो अब डिस्क्लोजर, अब जैसे क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को आपने क्या कर दिया, डिस्क्लोज कर दिया, ठीक है, तो अब उसको प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मानेंगे 5 साल के लिए, बोले अब आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। 5 साल बाद आपको कुछ फाइन लगेगा, वापस से आप, इसीलिए तो बता रहा हूं कि होता क्या है, होती सब चीजें लेकिन वो पता नहीं लगती बस। अब देखो पहला पॉइंट, डिस्क्लोजर टू क्लाइंट्स इंफॉर्मेशन। अब नाम से ही पता लग रहा है इसे क्या बोलना चाह रहा है। अगर कोई भी कॉस्ट अकाउंटेंट जो प्रैक्टिसिंग है, अगर वो अपने क्लाइंट की या किसी भी पर्सन की कोई इंफॉर्मेशन क्या करता है, डिस्कस करता है विदाउट परमिशन, उसको डिस्क्लोज करता है, तो वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आएगा। भाई आप कर ही नहीं सकते, कब कर सकते हो, लेकिन परमिशन या कानून बोल दे, फिर परमिशन नहीं। हाँ लीगली अगर जरूरी है तो फिर वो अलग बात हो गई। अब ये क्या आधी अधूरी बातें लिखते हैं। अब जैसे यहां इन्होंने क्या लिखा कि आप उसकी इंफॉर्मेशन को उसकी परमिशन के बिना क्या नहीं कर सकते, काउंसिल को भी नहीं दे सकते। हाँ है तो। मैं वही तो बोल रहा हूं, इन्होंने ना अपने आप में क्लॉज को सारा इतना घुमा दिया। 10 मिनट एक्चुअली में रूल ये था, क्लाइंट की ऐसी इंफॉर्मेशन जहां पर कोई लीगल या कोई भी काउंसिल का वो नहीं था, लेकिन क्लाइंट की पर्सनल इंफॉर्मेशन थी, वो क्लाइंट का वो डेटा आप किसी को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। काउंसिल को भी किस चीज में नहीं, काउंसिल तो मांगेगी ना जब तक उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं होगा। काउंसिल क्यों मांगेगी उसका पर्सनल डेटा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अपन ऐसे माने कि आपके कस्टमर्स की लिस्ट है, अब काउंसिल को क्या मतलब है आपके कस्टमर की लिस्ट से, आपकी राइवल कंपनी को मतलब है, उसने आपसे कांटेक्ट किया कि भैया इसकी कस्टमर लिस्ट निकाल के मुझे दे दे, मैं तुझे पैसे दे दूंगा। भाई एक सीए के पास तो 100% होगी उसकी कस्टमर लिस्ट, क्योंकि वो तो ऑडिट कर रहा है, क्योंकि प्रैक्टिसिंग में है। तो इसलिए इन्होंने ये डाला कि भाई क्लाइंट की परमिशन के बिना आप नहीं दोगे। लेकिन यहां इन्हें लिखना चाहिए था कि सब्जेक्ट टू सम लॉ और लीगल, हाँ भाई, क्योंकि सीधी सी बात है, ये बहुत बड़ी रिस्क रहती है क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन का, कि भाई आपने उसके कस्टमर तोड़ने के लिए क्या किया, किसी और को
सीए को बोल दिया कि भैया तुम जब ऑडिट करोगे तो इसके कौन कौन से कस्टमर हैं, इसके कौन कौन से सप्लायर हैं, इनकी लिस्ट डाल देना बस मुझे। तो ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा। दूसरा, सर्टिफाइंग द इंफॉर्मेशन नॉट एग्जामिन्ड बाय हिम। आप किसी भी ऐसे डॉक्यूमेंट को सर्टिफाई नहीं कर सकते हो जिसे या तो आपने या आपके पार्टनर ने एग्जामिन ना किया हो। आप तब तक उसको साइन नहीं कर सकते हो, करते हो तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। इफ एनी कॉस्ट अकाउंटेंट सर्टिफाई एनी इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट विच इज नॉट एग्जामिन्ड बाय हिमसेल्फ और हिज पार्टनर, तो आप ये भी नहीं कर सकते हो। वाउचेस फॉर द एक्यूरेसी ऑफ द फोरकास्ट। अब देखो इसने क्या बोला, एक्यूरेसी ऑफ द फोरकास्टिंग। देखो पहले इसको पढ़ना। कोई भी कॉस्ट अकाउंटेंट परमिट हिज नेम और द नेम ऑफ हिज फर्म टू बी यूज्ड इन कनेक्शन विथ estimation of cost, estimated earnings based on any future transaction। क्या हुआ, मेरे पास एक काम आया कि भैया मुझे एक कॉस्ट स्टेटमेंट को या अर्निंग्स को सर्टिफाई करना है। ये जनरली क्या होता है, कई बार कब होता है, जब जैसे मान लो आप कोई लोन के लिए या प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए अप्लाई करते हो, तो उसमें क्या होता है, सीए को एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर देनी पड़ती है कि आप इस प्रोजेक्ट की फ्यूचर अर्निंग्स को क्या करो, एस्टिमेट करके और साइन करके रिपोर्ट सबमिट करो। अब ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई अगर आप बिलीव कर रहे हो कि भाई ये एक्यूरेट है ही नहीं, साइन मत करो। अब होता क्या है, देखो प्रैक्टिकल लाइफ में मैं जाके नहीं बनाता हूं, वो सामने वाली कंपनी किसी भी उससे बनाती है और साइन कर देते हैं सीए और उनको फीस मिल जाती है। क्यों? क्योंकि सीए की साइन के बिना वो अप्रूव नहीं होगी प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो अब ये बोलना चाह रहा है कि आप किसी भी फोरकास्टिंग की एक्यूरेसी को वेरीफाई नहीं करोगे जब तक कि आप ये निश्चित ना कर लो कि वो सही है। डायरेक्ट साइन नहीं कर सकते आप। यानी उससे क्या होता है, ये लोगों को क्या देगा, एक मिसकंसेप्शन या वो प्रोवाइड करेगा कि यार नहीं, अगर सीए ने इस पर साइन कर दिया तो मतलब ये बात सही है। इतनी कॉस्ट है, इतनी हाँ, अब आपके लिए चूंकि आप सीए में हो तो आपके लिए कॉस्ट स्टेटमेंट बोला गया एक तो, क्योंकि सीए में को ये माना गया है कि भाई आप एक कॉस्ट अकाउंटेंट हो, आपका मेन काम है प्रोडक्ट की कॉस्ट को ढूंढना। अब अगर आपने एक प्रोडक्ट की कॉस्ट शीट पर क्या कर दिया है, साइन कर दिए, उसको वेरीफाई कर दिया, तो यानी लोगों को यह विश्वास हो जाएगा जो उस स्टेटमेंट को देखेगा कि यार हाँ, ये काम इतने कॉस्ट पर क्या हो जाएगा या इस काम को करने की ये कॉस्ट पड़ेगी। सब वाउचेस का मतलब वेरीफाई। हाँ, वेरीफाई, वाउच करना, वाउचिंग करना, वेरीफाई करना उसको। समझ रहे हो? यानी आप अगर अपने नाम का यूज करने देते हो उसको, भाई कॉस्ट स्टेटमेंट बना और आपका नाम लिख दिया नीचे कि दिस एसोसिएट पार्टनर ये, तो इसका मतलब उसको वाउच करने पर आपने जब उस पर अपना नाम यूज कर लिया, अपनी फर्म का नाम यूज कर लिया, तो उसने क्या बताया, उससे ये पता लगा कि आपने सामने वाले को, आपने उस डॉक्यूमेंट की एक्यूरेसी को ऑथेंटिकेट कर दिया है कि हाँ, ये फोरकास्टिंग क्या है, एक्यूरेट है। तो वो चीज करना प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आ जाएगा। नाउ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, अगेन ये बोल रहे हैं आप किसी भी ऐसे कॉस्ट स्टेटमेंट, प्राइसिंग स्टेटमेंट पर अपनी कोई ओपिनियन नहीं दोगे जिसमें आप, आपकी फर्म का कोई भी पार्टनर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो, बायस्ड मानी जाती है वो। आप ऐसे किसी भी कंपनी के कॉस्ट स्टेटमेंट, उसकी प्राइसिंग स्टेटमेंट, उसके प्रॉफिट स्टेटमेंट, किसी पर भी आप कमेंट नहीं दे सकते हो, किसी पर भी अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करोगे अगर उस कंपनी में, अगर आप खुद, आपका पार्टनर या फिर फर्म का, मतलब
क्या हो, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो, तब आप उसकी ओपिनियन नहीं दोगे, इसे क्या माना जाएगा, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा। अगेन, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट, मतलब आपके कोई स्टेटमेंट या प्राइसिंग स्टेटमेंट में कोई ऐसा मटेरियल था जिसको डिस्क्लोज करना चाहिए था लेकिन आपने डिस्क्लोज नहीं किया। यानी आपको याद है, आप कई सारे सीएस में डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स पढ़ रहे थे, वो क्यों पढ़ रहे थे, वो इसीलिए पढ़ रहे थे, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मान लिया जाएगा। आपने कोई भी कॉस्ट स्टेटमेंट, कोई भी प्राइसिंग स्टेटमेंट किया और ये मानते हो कि इसमें ये चीज डिस्क्लोजर्स में जानी जरूरी थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट था और इसका डिस्क्लोजर होना चाहिए था, तो आपको करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया या करने से प्रिवेंट किया, जिससे कि ऐसा हो गया कि वो स्टेटमेंट मिसलीड कर गया लोगों को, जो भी उस स्टेटमेंट को देख रहे हैं, तो आप उस केस में भी नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट की वजह से क्या हो जाओगे, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आ जाओगे। एक तो था आपने डिस्क्लोजर करने से मना कर दिया, एक आपको यह पता लगा कि यार इसमें यह बात गलत है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसकी रिपोर्टिंग करोगे आप। फेलियर टू रिपोर्ट एनी मिस स्टेटमेंट, व्हाट डज इट मीन? फेलियर टू रिपोर्ट का मतलब क्या हो गया? If any cost accountant find any material misstatement in cost statement or price statement, then he must disclose such material misstatement. मतलब कुछ भी गलत रिकॉर्ड कर रखा है आपने। हाँ, जैसे मान लो क्या होता है, कॉस्ट स्टेटमेंट बनाया एक कंपनी के अकाउंटेंट ने, ठीक है। अब अकाउंटेंट के कॉस्ट स्टेटमेंट आपके पास आए, आपको उसको वेरीफाई करना है। आपको वेरिफिकेशन के टाइम पर पता लग गया कि इसमें कोई मिस स्टेटमेंट है। 5 और 6 में डिफरेंस क्या हुआ? बहुत डिफरेंस है। नहीं, क्यों सेम क्यों लग रहा है? बताओ सेम कैसे लगा? स्टेटमेंट में से तो मटेरियल फैक्ट्स निकले नहीं है। एक है डिस्क्लोज करना, एक है मटेरियल मिस स्टेटमेंट की रिपोर्टिंग करना। रिपोर्टिंग और डिस्क्लोजर में क्या अंतर होगा? क्या चीज? रिपोर्टिंग और डिस्क्लोजर। ये बोलना चाह रहा है, देखो एक चीज तो क्या होती है कि कॉस्ट स्टेटमेंट मैं बना रहा हूं, एक आप बना रहे हो। मैं बनाऊंगा तो वो जाएगा 5 में, आप बनाओगे और उसको मैं केवल चेक कर रहा हूं तो वो जाएगा 6 में। ठीक है। वापस समझो मैं जो बोल रहा हूं लाइन को। एक तो होता है कि मैंने खुद ने कोई कॉस्ट स्टेटमेंट बनाया या मैंने कोई प्राइस स्टेटमेंट बनाया और उसमें कुछ बातों को मुझे डिस्क्लोज करना चाहिए था, वो मैंने नहीं किया। आया दिव्येश समझ में? 5th वाला पॉइंट, मैं कोई कॉस्ट स्टेटमेंट बना रहा हूं, मैं कोई प्राइसिंग स्टेटमेंट बना रहा हूं और एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट मैं ये बात जानता हूं कि मुझे इस बात का डिस्क्लोजर देना चाहिए, फिर भी मैंने नहीं दिया, तो मैं 5th में आ गया। 6th में क्या हुआ? मैंने केवल रिपोर्टिंग की है, कॉस्ट स्टेटमेंट मैंने नहीं बनाया। कॉस्ट स्टेटमेंट मैंने नहीं बनाया, कॉस्ट स्टेटमेंट वहां के किसी अकाउंटेंट ने बनाकर दोबारा
हाँ दिव्यशा, आया क्या पॉइंट समझ में? 5th और 6th वाला? हाँ सर आ गया। ठीक है, आओ। अब है ग्रॉस नेग्लिजेंस। ग्रॉस नेग्लिजेंस का मतलब क्या हो गया? आप अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी को परफॉर्म करने में किसी चीज को जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए थी, आपने उसको नेग्लेक्ट कर दिया, तो भी आप प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आओगे। फेल्स टू ऑब्टेन द सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, फेल्स टू ऑब्टेन सफिशिएंट इंफॉर्मेशन का मतलब हो गया कि देखो, आपको अगर कोई अपनी ओपिनियन देनी है या आपको कोई भी रिपोर्टिंग करनी है, तो पहले आपको उससे रिलेटेड सफिशिएंट इंफॉर्मेशन आपको ऑब्टेन करनी चाहिए। अब आपने क्या किया, बिना उनको लिए, बिना उन पर ध्यान दिए अपनी रिपोर्टिंग कर दी, तो वो भी गलत है। भाई आपको एक काम सौंपा गया कि आपको इस रिपोर्ट पर क्या करनी है, अपनी ओपिनियन देनी है, तो वो बोल रहे हैं कि आपको पहले, उससे पहले क्या करना पड़ेगा, जितनी भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है सबको कलेक्ट करना पड़ेगा। क्लाइंट मनी, अगर आपके पास क्लाइंट की कोई मनी पड़ी है तो आपको उसे अलग रखना पड़ेगा और उसका यूज उसी पर्पस के लिए करना पड़ेगा जिस पर्पस के लिए वो मनी आपके पास है। नहीं करते हो तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आ जाओगे आप। अब जनरल मिसकंडक्ट, बहुत सिंपल सा पॉइंट है, कॉन्ट्रावेंशन। अगर कोई भी कॉस्ट अकाउंटेंट इस एक्ट या यहां पर जो भी आपका जो सीएमए एक्ट बना हुआ है उसको या उसके कोई भी रेगुलेशंस को वॉयलेट करता है तो वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आएगा। अगेन, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशंस जो आपने अपने काम के दौरान आपको मिली हैं आपके क्लाइंट की, आप उनको, जैसे अब यहां बहुत सही लिखा, देखो इसने, एक्सेप्ट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द लॉ, यानी ऊपर तो इन्होंने इस लाइन को मिस किया, यहां पर प्रॉपर लिखा कि भाई अगर आप अपना काम कर रहे हो, ऑडिट कर रहे हो, आप कोई भी अकाउंटिंग चेक कर रहे हो और आपको क्लाइंट की किसी भी इंफॉर्मेशन का पता लगता है तो आप उसे डिस्क्लोज नहीं करोगे जब तक कि लॉ के तहत उसे करना जरूरी ना हो जाए। फॉल्स इंफॉर्मेशन, ये वही पॉइंट है, अगर आपका इंस्टीट्यूट, आपकी कोई भी कमिटी, आपकी कोई भी काउंसिल आपसे कोई इंफॉर्मेशन मांगती है और आप ये जानते हो कि वो इंफॉर्मेशन गलत है और फिर भी आप सबमिट करते हो तो आप प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आ जाओगे। और एम्बिजल्स मनी, मतलब प्रोफेशनल कैपेसिटी में कोई भी अगर मनी मिली है तो उसका गबन नहीं करोगे आप, चोरी, इसे क्या बोलते हैं, गबन करना, चोरी करना। हाँ, जैसे नहीं होता भाई, कई बार क्या होता है कि कुछ बहुत सारी मनी आपको प्रोफेशनल कैपेसिटी में मिली, आपने उसमें से कुछ मनी हाँ साइड कर ली, तो आप ऐसा नहीं करोगे आप। ठीक है। और लास्ट जो इसने बोला है वो क्या बोला है कि कोई भी मेंबर वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट, अगर उसे किसी भी सिविल और क्रिमिनल कोर्ट के तहत क्या पाया गया है, दोषी पाया गया है और उसे 6 महीने से ज्यादा की अगर सजा मिली है तो वो पार्ट 3 के तहत क्या माना जाएगा, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की कैटेगरी में आएगा। 4 पॉइंट है, रूल्स नहीं तोड़ सकते, क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं कर सकते जब तक कि लॉ की रिक्वायरमेंट ना हो। ठीक है, आप अपने इंस्टीट्यूट को, उसकी काउंसिल को, उसकी किसी भी कमिटी को किसी भी प्रकार की फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते और मनी का गबन नहीं कर सकते। और लास्ट, अगर 6 महीने से ज्यादा की आपको सजा मिली है, हाँ बोलो, कैंसिल हो गया क्या? अच्छा, वो क्लास फ्री नहीं हुई होगी ना नीचे वाली, हाँ तो बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अगर आप किसी भी प्रकार से अगर किसी भी सिविल या क्रिमिनल कोर्ट में आ गए और उसमें आपको जो सजा मिली है वो 6 महीने से ज्यादा के लिए मिली है तो उस केस में भी आप क्या माने जाओगे, प्रोफेशनली मिसकंडक्ट माने जाओगे। सर ये जो सेकंड और थर्ड पार्ट है ये सबके लिए एप्लीकेबल है ना? सबके लिए, बिल्कुल, इन जनरल। बोलो, क्लियर? बिल्कुल
अब बताओ समझ में आ गए सारे पॉइंट? सर ये जो पार्ट सेकंड है ना स्टेटिंग शेड्यूल का, ये दोनों के लिए है ना, जो जॉब में भी और कॉस्ट अकाउंटेंट। हाँ जी बिल्कुल, ये जो जनरल वर्ड यहाँ ये जो जनरली यूज आ गया ना, जनरली का मतलब होता है सबके लिए एप्लीकेबल होना। से इसमें से पक्का क्वेश्चन आ रहा है तो कितने नंबर का आता है? 6 नंबर मैक्सिमम, ये भी सही है। 4 मिनिमम। 4 तो आएगा ही। एक्चुअली में क्या करते हैं, ये इसका एक तो केस स्टडी देते हैं और एक 2 नंबर में ऑब्जेक्टिव भी डाल देते हैं, तो फिर 6 नंबर हो जाता है। नहीं तो फिर 4 नंबर का एक छोटा क्वेश्चन। बोलो क्लियर है ये वाला पॉइंट? तो ये आपका पूरा टॉपिक था कोड ऑफ एथिक्स का। आज आपका काम क्या है, इसके जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं एक बार उनको आप पढ़ोगे। कल पहले मैं थोड़ी देर उनको डिस्कस करके फिर हम इसमें नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ताकि एक बार आप ये देखो कि क्या आप अपने हिसाब से समझ पाए क्या कि इसमें कौन सा क्लॉज लग रहा है मिसकंडक्ट का, कि भाई कॉस्ट ऑडिटर को किस तरह से मिसकंडक्ट करना है, कौन से क्लॉज में आ रहा है, कौन से शेड्यूल में आ रहा है। ठीक है, हाँ बोलो। क्या करने की बोल? इसके जो क्वेश्चन दिए ना मैंने आपको, इसके नीचे देखो, आगे जाओगे ना तो नीचे कुछ 10-12 एक क्वेश्चन है इसके केस स्टडी के। तो आप शॉर्ट में उनको पढ़ के उसका क्या स्केड्यूल लग रहा है केस स्टडी का, मतलब इसके बाद एक वो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होगा उसके नीचे है। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के नीचे तो अलग अच्छा है वो गलती से वो वहां लग गए थे ऊपर की बजाय। तो मतलब ये 12-15 क्वेश्चन है, तो इनको आप करो तो उससे आपको ये पता लगेगा कि क्या आप मतलब क्वेश्चन को पढ़ के इसको पता लगा पा रहे हो कि किस तरह का मिसकंडक्ट वहां पर हुआ है आपका। तो हर केस स्टडी के सामने नोट्स में या कॉपी में लिखना कि भाई ये शेड्यूल 2 के तहत है या कौन सा शेड्यूल कौन सा पार्ट है। सर मेरे में तो इसमें स्टडी नोट फर्स्ट बेसिक ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट ऑडिट स्टार्ट हो रहा है। वो नहीं है इसके नीचे? अच्छा ये तो मैंने अभी वाली भेजी है ना आपको, इसमें नहीं, वो तो हाँ हाँ हाँ, ये तो मैंने वो अभी जो भेजी वो है ना, ये तो